अभी हम 5 से 7 मिनट लगाते हैं और जो कल हमने 2 नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको रिवाइज करते हैं। आप लोग फिलहाल मुझे एसेट अकाउंट, अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वालों का बना के दिखा दें। ये लिखें जी, डाटा नहीं भी लिखना तो कोई मसला नहीं, बस अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वालों का एसेट अकाउंट बना के दे दें। मोबाइल ना यूज करें, हाइब्रिड क्लास सेकंड रो। अकाउंटिंग वालों, शुक्रिया। अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों का बस पी अकाउंट बना के दे दें। जल्दी बन गया। अच्छा, ओपनिंग कोशिश करनी है हतल वसा मैक्सिमम। हतल वसा यूज कर सकता हूं मैं, मैक्सिमम के लिए यूज होता है। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि अजम्पशंस ना लें, लेकिन अगर लेनी पड़ी तो फिर ले लेंगे। टैक्स वालों की WDV अकाउंटिंग वालों की WDV से 170 ज्यादा है। अकाउंटिंग वालों की डिप्रीसिएशन टैक्स वालों की डिप्रीसिएशन से 13 ज्यादा है। अब इधर तो बीवी पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन उधर बीवी नेगेटिव आएगी। तो बीवी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो 0 भी हो सकती है और 0 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इधर नेगेटिव आएगी ना, ऐसे कैरी डाउन 13, इस तरह की कोई अजीब सी चीज आएगी। तो कैरी डाउन नेगेटिव नहीं हो सकता। अब क्या करें, बड़ा सादा सा काम, दोनों जगह 20-20 रुपए डाल दें, 50-50 रुपए डाल दें, 100-100 रुपए डाल दें। चलें 100-100 रुपए डाल दें दोनों जगह। इधर 100 रुपए डालें और इधर भी 100 रुपए डालें। कैरी डाउन 270। बड़ा बड़ा करके पेपर में आपने ये लिख देना है। एज्यूम की थी ये फिगर्स आपने। चलें जी, सवाल भी लिख लें, एक आधा मिनट लगाएं, सवाल भी लिख लें। हाँ, दोनों में कितना कितना डाला आपने? ज्यादा होना चाहिए, बस 170 का डिफरेंस डाल दिया ना। 170 का डिफरेंस है ना दोनों में, सही है। डिफरेंस कितनी? ठीक है, बस कैरी डाउन का जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वही आपका आना चाहिए। ये देख लो कैरी डाउन निकाल के। भाई आप जो मर्जी फिगर एज्यूम करेंगे, सबका CD का डिफरेंस बराबर आना चाहिए। बस मुझे CDs का डिफरेंस बता दें कितना है। 183। ये CDs का डिफरेंस, आप लोग ने जो मर्जी असम्पशन लिया है, CD का डिफरेंस देख लें अगर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। चलें जी आगे। नेक्स्ट, अब जरा रिवीजन करें रिकॉन्सिलिएशन की। रिकॉन्सिलिएशन जो जाते जाते बनाई थी। नहीं, मैं बिल्कुल नए सवाल में करवाऊंगा आपको रिकॉन्सिलिएशन। कल वाला क्वेश्चन 2 जरा नोट्स ढूंढने, कल वो एक सफा दिया था। ऑनलाइन वाले हजरात लिखें लेक्चर 45 पेज 2 क्वेश्चन 2। आप लोग भी अपने रजिस्टर पे लिखें लेक्चर 45 कल वाला लेक्चर 45 पेज 2 क्वेश्चन 2। इस सवाल में मुझे जरा बता दें कि टैक्स कितना आ रहा है। 69.5। तो ये हमारा CTE डेबिट और CTP क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये करंट टैक्स में चला जाएगा। चलें जी, मैं क्या बनाने लगा हूं, नोट। टैक्स एक्सपेंस
जी कल वाले छोटे से सवाल का नोट बना रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। सवाल रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना था, डिविडेंड कितना कमाया 30, डिविडेंड पर कितना लगाना है रेट, बाकी पर, तो अगर मैं 200 में से 30 माइनस कर दूं तो 170 पर, 170 पर और उस पर। अब ये एंट्री इसकी बताएं, सीटी डेबिट और सीटीपी क्रेडिट। 69,500 और डीटी सवाल में अवेलेबल नहीं है। टोटल बनाएं। रिकॉन्सिलिएशन कहां से शुरू होती है, पीबीटी से। हमेशा पीबीटी में कोई साइंस नहीं मारनी कभी जिंदगी में कि पीबीटी में चीजें प्लस माइनस कर रहे हो। रिकॉन्सिलिएशन पीबीटी से शुरू करें। 200 रिकॉन्सिलिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200, टैक्स रेट 40%, टैक्स, ओहो इन्ना लिल्लाह, रिकॉन्सिलिएशन हमारी मैच नहीं की। अब क्या करें, आपने सारे प्रॉफिट्स पर कितना रेट लगा दिया, उसमें एक चीज पर कितना लगाना था, कितना ज्यादा लगा दिया। एक ये तरीका है 35% सोचने का। एक और तरीका, आम रेट कितना है, डिविडेंड पर कितना टैक्स एग्जेम्प्ट है, 35% टैक्स मुझे माफ लग रहा है, तो इधर एग्जेम्प्ट वाली चीज जरा लेके जानी होती है। दो तरीके 35 निकालने के, तसल्ली से दोबारा सुने। सारे प्रॉफिट्स पर कितना रेट लगा दिया, प्रॉफिट्स में तो डिविडेंड भी पड़ा हुआ है, उस पर कितना रेट लग गया 40, लगना कितना था आपने। अब इसमें डिविडेंड पर 35% ज्यादा लगा दिया, वो माइनस करके देखेंगे। आपने इसमें डिविडेंड पर भी 40 का टीका लगाया है, -35 करके चेक करेंगे कि अल्लाह करे फिर रिकॉन्सिलिएशन शायद मैच कर जाए। और दूसरा तरीका क्या, नॉर्मल रेट कितना 40, डिविडेंड का कितना टैक्स माफ है 35% का रेट लगा लें, तो लेस साइन वही यूज करें जो करंट टैक्स की वर्किंग में किया, लेस डिविडेंड का टैक्स इफेक्ट। डिविडेंड कितना 30,000 जरब 35%, तो ये कल जाते जाते हमने नोट बनाया था, इंशाल्लाह इसकी रिवीजन भी हुआ करेगी। एक 50 से 2:20 तक मैं टेस्ट की डिस्कशन करूंगा और फिर वो अपलोड भी हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि इधर अगर आप मौजूद हुए तो ले लीजिएगा, वरना घर जाके ले लीजिएगा। जिन 70 बच्चों ने टेस्ट दिया है, क्या R1 की इधर ही है, वो तो मुझे 2:15 पता चली है। ओके चलें जी, ये दो चीजें थी कल वाली, रिवाइज हो गई, अच्छा हो गया। अब हम मूव करते हैं आज वाली चीजों की तरफ। अब पहली रो में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करें, बड़ा शर्म ना आती। अच्छा अच्छा देखा है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, वो रिवाइज करने तो कर लें, वो तो आसान सा था, बोरोइंग कॉस्ट वाला। आपने 500 की बिल्डिंग बनाई, उसमें आपने 70 रुपए का इंटरेस्ट डाला। अब अकाउंटिंग वाले कहेंगे कि 570 पे बैलेंस शीट में शो करो, टैक्स वाले कहेंगे 570 पे शो ना करो। द इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट को क्या कर लो, डिडक्शन के तौर पर माइनस कर लो वाइल डूइंग द करंट टैक्स वर्किंग। तो 70 को हमने यहां से पकड़ा था, यहां लाके फेंका था। तो अकाउंटिंग वाले इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट की कॉस्ट में डाल के,
और टैक्स वाले एसेट को सिर्फ शो करते हैं बैलेंस शीट में, बिल्डिंग की मटेरियल लेबर को, और उसमें जो इंटरेस्ट अगर छुपा हो उससे कहां फेंक देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं, करंट टैक्स की वर्किंग कहते हैं, करंट टैक्स की वर्किंग में फेंक देते हैं। ये बस कुछ चीजें थी जो हमने कल डिस्कस की थी। ओके, आज सवाल निकाल लें उसके नीचे जो सवाल बन रहा है, कल कौन सा किया था 7, आज 8 निकाल लें। पेज नंबर 306, पेज नंबर 306। रिकॉन्सिलिएशन में क्या आनी है चीजें, एग्जेम्प्ट इनकम आ सकती है, डिडक्शन नॉट अलाउड आ सकती है। अच्छा, ऐसी इनकम भी आ सकती है जो पूरी एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी 5% टैक्स दे दो 35% माफ है, ऐसी इनकम भी आ सकती है जी, ऐसी भी आ सकती है। अभी तक तो हम समझ रहे थे पूरी एग्जेम्प्ट इनकम आती है, लेकिन ऐसी इनकम भी होती है जो 40% टैक्स हो, उस पर 35% टैक्स माफ हो, तो कितना दे रहे थे हम 5%। वैसे आप काश कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि आपकी तरह मुझे भी जिंदगी में टाइम मिल जाए कि वेले हो, टाइम ही टाइम हो, पूरा दिन जो मर्जी करे बंदा, पढ़ पढ़ के लौट मचा दे। कितना टाइम होता है आप लोगों के पास? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू, चलें छोड़ें इसको, आज जरा 4 रूल्स बताएं जो हमने एक सफे पे लिखे थे, लेकिन आज जरा अपने हाथों से लिखते हैं ताकि वो रूल्स पक्के हो जाएं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये रटा रुटा कोई नहीं, मैं बताता हूं, ये रटा रुटा कोई नहीं मारना। 70 रुपए का प्लांट है अकाउंटिंग वालों की नजर में, टैक्स वालों की नजर में, छुट्टी की थी कल, टैक्स वालों की नजर में ये प्लांट 50 का है। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे, जिसकी वजह से करंट टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड द टैक्स डेप्रिसिएशन। जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फ्यूचर में बढ़ेगी तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। पेज कौन सा था किताब में जिसपे ये रूल्स, अब निकालने की जरूरत है, मैं बस 303। अच्छा, तीसरा रूल, ये पहला रूल है। तीसरा रूल, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी। सबर सबर सबर, आपने सोचा कि एम्प्लॉयज जब रिटायर होंगे तो उनको 70 दे देंगे, टैक्स वालों ने कहा अभी रहने दो, इसकी लाइबिलिटी बुक ना करो, जब कभी 70 दिया तब माइनस कर लेना। तो क्या यह लाइबिलिटी कभी ना कभी पे होगी? जब यह प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की लाइबिलिटी पे होगी तो टैक्स वाले कहेंगे इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेएबल विल बी पेड। जब ये पेएबल पे होगा तो खर्चे के तौर पे माइनस कर लेना। तो इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? डिडक्टेबल टेम्परेरी, और जब डिडक्ट होगी कोई चीज तो टैक्स सेव होगा फ्यूचर में, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। मिसालें आती रहेंगी और भी आने वाले दिनों में। अच्छा, ये तो 2 रूल्स हैं जो हम सारी क्लासों में काफी दिनों से लगा रहे हैं। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन, ऐसे छोटी सी मिसाल लेते हैं, कितने लोग टैक्सेबल डिडक्टेबल सोच रहे हैं? कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं बोलूं? बस ये फर्क होता है, टाइम कीमती लोग बना लेते हैं अपना, और बाकी लोग छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व किया करें अपने अंदर, आपके अंदर क्या मसला है और अगला बंदा क्यों आगे निकल रहा है आपसे। अच्छा, और इस कमी को फिर पूरा किया करें। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 100 रुपया। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? मैं अभी अकाउंटिंग वालों को दोबारा बोला था ना, ऐसे तो नहीं किया मैंने। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 100। फ्यूचर में टैक्स वाले जब ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे तो फ्यूचर में टैक्स एक्शन माइनस होगी, माइनस होने की वजह से डिडक्ट मींस होगी, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर 20 रुपए डिडक्ट होंगे फ्यूचर में। फील हो रहा है? वरना मैं कराऊंगा फिर करीब आके, फिर आपको बुरा लगेगा। क्या आपको फील हो रहा है कि फ्यूचर में 20 ज्यादा डिडक्ट होंगे? डिडक्ट हो गए हैं या होंगे? मैं बार बार उठ क्यों रहा हूं? क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में 20 रुपए ज्यादा डिडक्ट होंगे, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर, डिडक्टेबल
इसके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। और क्या नहीं, नहीं रखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज, देन अब आप ऐसा करें कि यहां पे भी मैं कोई आपको मिसाल नहीं करा रहा, कोई मिसाल इंशाल्लाह लायबिलिटी की कभी आएगी तो करवा दूंगा। फिलहाल कोई नया मसला खोलने की जरूरत नहीं है क्लास के अंदर। मुझे इस रूल का उल्ट बता दें, अगर ये डिडक्टेबल है तो ये टैक्सेबल। इसकी मैंने आपको कोई मिसाल नहीं कराई क्योंकि अभी तक हमने कोई बात नहीं की थी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये जी 4 रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन अकल लगा के। इस जगह पे वैसे हमने क्या करना होता है, सवाल का नोट बनाना होता है। तो अभी छोड़ने पड़े, मैं सवाल में ये खुला रहने देता हूं ताकि करंट टैक्स की वर्किंग कर लूं और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर लूं। और कौन सी चीज सीखी थी कल? एक्सीलेंट। ओपनिंग बैलेंस अगर मिसिंग हो सवाल के अंदर तो वो फिर आपने जीरो एज्यूम नहीं करना, वो आपने निकालना है। होमवर्क के सवाल में पास पेपर क्वेश्चन 8 में इसलिए जीरो एज्यूम किया था कि पिछले साल के एंड पे वो एसेट हमने लीज पे लिया ही नहीं हुआ था, तो इसलिए होमवर्क के सवाल में डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग जीरो था। एक और मसला था होमवर्क के सवाल में, पीवी निकली नहीं हुई थी। पीवी निकालनी है हमेशा, पीवी निकालनी है। ऐसे वर्किंग में जरा पीवी लिखी नहीं हुई थी, वो निकालनी होती है हमेशा। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू गैलेक्सी इंटरनेशनल लिमिटेड which was incorporated on जकम जनवरी 2009। ये किस साल बनी है? जकम जनवरी 2009 को बनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 200 मिलियन। किस साल का जी? क्या करना है इसको? ऊपर कराना है भाई, इसी को ऊपर कर दें, उधर से आए, इसके पर को ऊपर करना है। अच्छा, बिजनेस के पहले साल का डेटा, बिजनेस के पहले साल का डेटा दिया है या बिजनेस के अगले साल का प्रॉफिट दिया है? और नोट भी सिर्फ किस साल का मांगे है? 2010 का। और कोई कंपैरिजन नहीं करना हमने, वरना 2 सालों के प्रॉफिट देता। हमें प्रॉफिट सिर्फ किस साल का दिया है? उधर से ट्राई ना करना, वो सारे एसी हो जाएंगे। इस तरह करीब आके करो रिमोट। नहीं नहीं नहीं, पर ऊपर करने हैं, थोड़े से और ऊपर करो। रजिस्टर से होंगे, देख लें, फिर रजिस्टर से कर दें। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 200 मिलियन। ये ना करो, आखिरी 3 रोज वालों की बात ना सुना करो। ये 3 लोग बहुत बोलते हैं, ये 3 रोज जो हैं, 4-5 बंदे निकाल के, 4-5 बंदे निकाल के। अच्छा, डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन इज एज फॉलोज। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 2010 की भी दी हुई है और पिछले साल की भी दी हुई है। मैं अगर प्रॉफिट पकड़ूं 2010 का तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ना। डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो फॉर द ईयर होती है। तो 9 में कितनी डेप्रिसिएशन टैक्स वालों ने? अगले साल और 6। मैं फिलहाल किस साल का सवाल सॉल्व कर रहा हूं? किस साल का सवाल सॉल्व कर रहा हूं? तो ऐसे करें कि अकाउंटिंग ऑप्शन उल्टा दें और टैक्स ऑप्शन माइनस कर दें। किस साल की? क्योंकि प्रॉफिट किस साल के हैं? 10 के। दूसरा सफा, या पहले सफे के आधे से भी गुजारा चलेगा? पहले सफे के आधे से शुरू कर दें आज। नहीं तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा संडे कहां गया? करंट टैक्स। आपके अगर संडे आए, आप संडे को कहीं और भेज दें। संडे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीए, मेक और ब्रेक। यू कैन रिवाइज होल वीक सिलेबस बाय दोपहर, and after दोपहर to Isha you can revise whole month syllabus, and after Isha you can revise whole syllabus commencement of classes से लेके अभी तक। So that is how we proceed। 15 नहीं, मैट्रिक ज्यादा हो जाएगा, मैट्रिक तक का। हाँ जी बोलें। लेस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। और ईयर इज 10 नहीं, 2010। मैं दसूंगा, कोई बात नहीं। 2010। ये चिनमिन मिनमिन मिनमिन चिन बंद कर दो ना, दोनों आज इकट्ठे बैठ गए हो तो। ओके, नेक्स्ट। आगे तो कोई लोन शोन लिया आपने और कोई पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बोरिंग कॉस्ट। मैंने कहां लिखे कि एसेट खरीदने के लिए लोन लिया है? अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं,
डेटा आपके सामने सवाल में इतना ही है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में जरा मैं इन फिगर्स को लेके जाना चाहता हूं, वो कैसे लेके जाऊं। इधर 5-6 लाइनें छोड़ के वर्किंग नंबर 2, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/10। यहां बैलेंस शीट टाइप चीजें जाती हैं। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। जी थोड़ा सा सोचें कि आप हजरात जो है इन सारी फिगर्स को, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट में एज ऑन टाइप चीजें जाती हैं। P&L में तो मेरा गुजारा चल गया था फॉर द ईयर से, P&L में मेरा गुजारा चल गया था फॉर द ईयर से, लेकिन बैलेंस शीट में क्या जाती हैं, एज ऑन टाइप चीजें जाती हैं। जी मोहतरम, किसका अकाउंट, पीपी का, अच्छा ठीक है। उसमें फिर अगर पीपी का अकाउंट बनाना है आपने 2010 का, 2009 का तो सवाल ही नहीं है ना। चले अगर पीपी का अकाउंट बनाना है आपने 2010 का तो ठीक है, मुझे बनवा दें। ओपनिंग बीवी नहीं है, अकाउंटिंग वालों की भी नहीं है, टैक्स वालों की भी ओपनिंग बीवीज तो नहीं है। अच्छा ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस है, अकाउंटिंग वालों की ओपनिंग बीवी एक्सीड द टैक्स वालों की अकाउंटिंग बीवी बाय इतने, इस तरह की कोई लाइन लिखी हुई है। अब ओपनिंग बीवीज अवेलेबल नहीं है, बीवीज की मैं बात कर रहा हूं, ओपनिंग बीवीज अवेलेबल नहीं है। अच्छा बिजनेस शुरू हुए कितने साल हुए हैं, हमारे साल के एंड पे खड़े होके 2 साल, 2 साल हो गए बिजनेस शुरू हुए। ओपनिंग कॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है, ओपनिंग कॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है। क्या मैं 2 सालों के डेप्रिसिएशन को जमा करूं तो मैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकता हूं? नहीं, 2 सालों के डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं होता। अकामुलेटेड अकाउंट में तो 10 सालों की डेप्रिसिएशन पड़ी होती है। हाँ ओए हाँ, बिजनेस इस साल शुरू हुआ है 2009 में। क्या 2 सालों की डेप्रिसिएशन को मैं जमा कर दूं, और तो कॉस्ट कहां से आ जाएगी, हद हो गई। क्या मैं 2 सालों की डेप्रिसिएशन को जमा कर दूं? देखें जज्बाती नहीं होना, ये देखें इधर, एक मिनट। एक एसेट है 100 रुपए का खरीदा, हम अकाउंटिंग वालों ने कहा कि इस तरह डिप्रिशिएट करो, नहीं टैक्स वालों ने कहा इस तरह डिप्रिशिएट करो। अब ये जो है वो चिटी लाल की नजर में कैलकुलेशन चल रही है और ये लाल की नजर में कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। हमारे सवाल में कॉस्ट भी नहीं दी हुई, हमारे सवाल में ओपनिंग बीवी भी नहीं दी हुई। तो प्लीज, किसी ने अभी मुंह से कहा था कि ये 2 सालों के डेप्रिसिएशन को जमा करें तो कॉस्ट आए, प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। 2 सालों के डेप्रिसिएशन जमा करके कॉस्ट नहीं आती, 2 सालों के डेप्रिसिएशन जमा करके अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कम से कम आप एग्री करेंगे इतना डाटा तो अवेलेबल है। हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है? वैसे तो मैं सवाल सॉल्व कर, ये मैंने डाटा ज्यूम किया, कुछ थोड़ी देर बाद आके पूछना ये कहां से डाटा लिया सारा। अच्छा वैसे तो मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं 2010 का, तो मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मेरा गुजारा ना इससे भी चल सकता था, लेकिन इससे गुजारा मैं तब चलाता जब इनकी भी बीवी आ जाती और इनकी भी बीवी आ जाती। ना इनकी बीवी आ रही हैं, ना इनकी बीवी तशरीफ ला रही हैं। तो अब हम जो है परेशान खड़े हैं कि हाउ वी शुड प्रिपेयर द एसेट अकाउंट। अच्छा सवाल ने ऐसे ना थोड़ा सा पंगा दिया, पिछले साल के डेप्रिसिएशन भी दे दिया, सवाल ने किया पंगा, लेकिन फिर भरे बाजार में हम खड़े हैं, हमें कॉस्ट अवेलेबल नहीं है ओपनिंग। अब अगर मैं इस 3 और 7 से खेलना चाहूं तो मुझे ओपनिंग बीवीज चाहिए, या कल की तरह ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस चाहिए, या पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 की तरह ओपनिंग बीवीज चाहिए, या कल के सवाल की तरह ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस चाहिए। ना ओपनिंग बीवीज आई, ना ओपनिंग बीवीज की धींगा मुश्ती आई। अब सवाल ने एक कड़िच फ्राई किया कि बिजनेस शुरू हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं और पिछले साल की उसने डेप्रिसिएशन भी दे दी। तो एक चीज मैं कर सकता हूं, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट 2 सालों का बना लेता हूं, और दिल ना चाहते हुए यहां पर मैं अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन लिख दूंगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम है। जो डाटा मुझे अवेलेबल है उससे चलो, मेरी कोशिश है मैक्सिमम अजम्पशंस ना ही लूं तो बेहतर है। अगर इस डेटे को सामने रखें तो 6 रुपए अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहां खड़े होके, और 14 रुपए अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहां खड़े होके। इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह मैं कोशिश करूंगा कि मुझे बैलेंस शीट आइटम मिल जाए। बैलेंस शीट में एज ऑन टाइप चीजें जाती हैं या फॉर द ईयर? एज ऑन टाइप चीजें जाती हैं। अब हमारे सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमारे सवाल में बताएं कॉस्ट अवेलेबल नहीं है,
अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, मुझे बताएं, मैं आपका सवाल लेता हूं मोहतरम, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बताएं 2009 की 15, इधर की अकाउंटिंग वाले शायद स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। चलें, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन पहले साल की, पहले साल की, अगले साल की 6। बट इन दोनों को अगर मैं जमा करूंगा तो यहां पे एज ऑन अकम्युलेशन आएगी, एज ऑन बीवी नहीं आएगी, क्योंकि क्या अवेलेबल नहीं है, ना मुझे ओपनिंग बीवीज अवेलेबल है, ना मुझे कॉस्ट अवेलेबल है। तो जब ना कॉस्ट ना बीवी, तो पीछे क्या बची, डेप्रिसिएशन। क्या 2 सालों की डेप्रिसिएशन अकम्युलेशन का कैरी डाउन होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बिजनेस ही शुरू हुए 2 साल हुए हैं तो बिल्कुल। अब आप मुझे बता दें 15 जमा 15 व्हाट इज 30? अकाउंटिंग वालों की अकम्युलेशन एंड व्हाट इज टैक्स वालों की अकम्युलेशन? 45 प्लस 6 51। अब इसकी डिस्कशन डिफरेंस की है, वो मुझे जरा थोड़ा टाइम दे दें, मैं 1-2 मिनट बाद डिस्कशन करता हूं। 30 और 51। अब ये 30 और 51 इज नॉट बुक वैल्यू टुडे, अनलकीली इट इज अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन। तो मैं आपकी कंफर्ट के लिए लॉजिकली वैसे ये समझना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। क्यों इसको मैं एक्सेलेंट पिक्चर कहूंगा? ये पिक्चर क्लियरली शो कर रही है ओपनिंग बीवीज भी नहीं है और कॉस्ट एट द डेट ऑफ परचेज भी नहीं है, कॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है। ये पिक्चर बेस्ट है। लेकिन वर्किंग 2 में आप 3-4 लाइनें छोड़ दें, आपको पता है नीचे और कोई भी चीजें आएंगी, तो आप ऐसा कर लेना, 2 अकाउंट बना लें। अगर अकाउंट बनाए बगैर पेपर में गुजारा चलता है तो चला दीजिएगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अकम्युलेशन, 1 मिनट, किन की नजर में? IFRS की नजर में। वर्किंग नंबर कौन सी बन जाएगी? ये 3। जाहिर बात है एक बात 2-3 तरीके से जरा हो जाए तो याद रह जाती है। तो अकाउंट बना लेते हैं। मजबूरी में बना रहा हूं मैं, मजबूरी में बना रहा हूं, क्योंकि आज बीवी नहीं है, तो इसलिए फिर मजबूरी में, ना ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस अवेलेबल है। तो अब मुझे बताएं जी, पहले साल अकाउंटिंग वालों ने कितना डिप्रिशिएट किया? 15। कैरी डाउन 15, ब्रॉड डाउन 15, डेप्रिसिएशन 15, बैलेंसिंग 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 30। आप थोड़ा सा अगर नीचे हो जाए टैक्स वाले जी, बिल्कुल मैं नीचे हो जाता हूं। अच्छा जी, पहले साल की डेप्रिसिएशन 45, कैरी डाउन 45, ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन 6 बोला करें, 6, थोड़ा पता चले हम पंजाब से हैं। 51, 51, 91 नहीं है, वो 91 होता है। लेकिन आप लोग उस तरह जरूर बनाइएगा ताकि मैं आपको किसी दिन जिंदगी के मोड़ पे बताऊं कि देखो इस सवाल में ना बीवियां थी, ना इस सवाल में कॉस्ट थी। पीपी अकाउंट में ना फिर आपको कॉस्ट एज्यूम करनी पड़ेगी, वो करके मैं आपको दिखा देता हूं। कॉस्ट एज्यूम करनी पड़ेगी। हाँ, बस एक टफ कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हो, जिस तरह FR1 में किया हुआ मैं तो उस तरह करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन टी अकाउंट बनाने के पेपर में जरूरत नहीं होगी। पेपर में आप थोड़ी सी अकल लगाएं, इधर ब्रैकेट में आप लिखेंगे 15 जमा 15 30 और 45 जमा 6 51, 45 जमा, बस ठीक है ना, इट्स ओवर ना यार, हद होगी। तो फिर वो कॉस्ट देगा। हाँ 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 हाँ, अगर डेप्सिन का रेट दे देता फिर तो बहुत ही आला था, लेकिन साथ उसको कॉस्ट या ओपनिंग भी देनी पड़नी थी। बस आपकी ना हर बात का जवाब इंशाल्लाह इसमें ढूंढें, हम कुछ कर नहीं सकते। ना ओपनिंग बीवीज अवेलेबल है, ना कॉस्ट अवेलेबल है, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन नहीं सकता जी। पहले आप पूछें। नहीं, अगर ओपनिंग बीवीज अवेलेबल होती तो फिर तो हम ओपनिंग बीवी में से ये डेप्शन माइनस करते, ओपनिंग में ये डेप्शन माइनस करते, कैरी डाउन बीवीज आ जाती। वो फिर अभी मैं लगाता हूं, केस लगा देता हूं, उसको छोड़ो भी। दोबारा बोलो। ऐसे नहीं 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 नहीं, नहीं, आप फिर बुक वैल्यू के ऊपर चलो। रेट्स होते तो फिर कॉस्ट से ओपनिंग बीवी अवेलेबल होती, ये रेट्स होते तो रेस्ट लगा देते। ओके, अच्छा जी, अब नाउ
there is a bit अजीब डिस्कशन. It is not an asset account, it is not a liability account, it is a contra asset account. अब अगर मैं एक नया रूल बनाऊं, एसेट के लिए ये रूल है, लाइबिलिटी के लिए ये रूल है, तो कॉन्ट्रा एसेट के रूल्स मुझे बनाने पड़ेंगे. अब वो कॉन्ट्रा एसेट के रूल्स इधर मैं बना तो सकता हूं, बट डेट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. तो अपना टाइम सेव करने के लिए जब कभी खुदा ना खास्ता पेपर में ये सवाल आया था शायद 10 साल पहले, उसके बाद आज तक कभी नहीं आया, अजीब सा सवाल था. तो जब कभी पेपर में खुदा ना खास्ता इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए तो अपना टाइम सेव करने के लिए, अच्छा मैं इसको ये नहीं कह सकता फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 30 डेप्रिशिएट करेंगे और फ्यूचर वाले टैक्स में 51 डेप्रिशिएट करेंगे, ये पास्ट में डेप्रिशिएट हो चुका है. तो इसलिए अब इधर लॉजिक लगाना जरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. तो इसलिए मैं लॉजिक को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के मैं एक रूल लगाने लगा हूं जो कि एसेट का नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट एसेट है नहीं. इसका नाम क्या है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट. तो मजबूरी में 30 लेस देन 51, मजबूरी में मैं लगा रहा हूं इस पे रूल नंबर 4. क्यों? इसलिए कि कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस. पहले फील करें जरा. अच्छा पहले मुझे बताएं, इज इट अ लाइबिलिटी और इज इट अ कॉन्ट्रा एसेट? पहले ये बता दें, इट इज अ लाइबिलिटी और इट इज अ कॉन्ट्रा एसेट? कॉन्ट्रा एसेट. बट कॉन्ट्रा एसेट को अगर मैं दो नए रूल बना के समझाऊं तो वो आप पसंद करेंगे या जबरदस्ती इन्हीं में से रूल लगा दूं तो चल जाएगा गुजारा? गुजारा चलाए मेरे ख्याल से. नए रूल बनाएंगे तो नए से आप पे खड़े होंगे. तो अब ये कैरी डाउन्स एसेट अकाउंट के आते हैं इस साइड पे या लाइबिलिटीज के आते हैं? दो इट इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बट द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी अकाउंट. जबरदस्ती मैं नहीं कह रहा, असूली बात कर रहा हूं, ऐसे ही होता है. तो अब टाइम सेव करने के लिए 5वां 6ठा रूल पेपर में बनाएं और उसकी लॉजिक सोचें. मजबूरी में कौन सा रूल लगा दें? रूल 4 लगाएं. रूल 4 लगा के मुझे बता दें कि ये क्या बनेगा. बताएं. 21 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस. अच्छा मजबूरी में हमने कौन सा रूल लगाया है? रूल 4. और रूल्स किताब में किस पेज पे लिखे हुए हैं? हो सकता है ये आपने ना लिखे हो. पेज नंबर 303, पेज 303 किताब के पेज 303 वाला रूल नंबर 4 लगाया है. ये लाइबिलिटी नहीं है, एसेट का ऑपोजिट अकाउंट है. तो लाइबिलिटी को एसेट का ऑपोजिट अकाउंट तो नहीं कहते, लेकिन फिर कॉन्ट्रा एसेट के नए रूल बना लेते हैं, वो लाइबिलिटी जैसे ही होंगे. क्यों बनाने? नेवर, नॉट एट ऑल. वैसे टाइम वेस्ट करना है पेपर में. और 5वीं 6ठी चीज भी सोच रहे होंगे तो कर रहे होंगे. गुजारा चलाने बस चलाएं. अच्छा एक बात ये हो गई. दूसरी बात, इफ यू वांट कि आपको एग्जैक्ट डाटा जबरदस्त किस्म का नजर आए तो यू कैन नेवर एज्यूम बीवीज इन पेपर. यू कैन, वो कल बीवी में 100 रुपया डाला था, बीवी एज्यूम नहीं की थी, बीवीज का डिफरेंस गिवन था. यू कैन नेवर एज्यूम बीवीज इन पेपर क्योंकि डेप्रिसिएशन दोनों की अलग चल रही होती है. बट यू कैन एज्यूम कॉस्ट. कॉस्ट तो दोनों की बराबर होगी ना. अगर एक ने 200 रुपए का खरीदा तो दूसरा भी क्या कहेगा? अगर आप कॉस्ट एज्यूम कर लें पेपर में तो शायद आप कंफर्टेबल फील करें. अब मैं आपके सामने टाइम जाया करने लगा हूं कॉस्ट एज्यूम करके. कॉस्ट, कोई कहेगा 100 एज्यूम कर लो, नहीं भाई मैं 200 कर रहा हूं, मेरी मर्जी. कॉस्ट एज्यूम करें, कॉस्ट. लेकिन कॉस्ट कब एज्यूम करेंगे? जब ये बिजनेस शुरू है तभी खरीदे होंगे. मैंने 200 कॉस्ट एज्यूम कर ली. ये टाइम जाया कर रहा हूं आपका. जिनको चौथे रूल डाइजेस्ट नहीं हुआ उनका टाइम जाया कर रहा हूं, वरना चौथा रूल बड़ा आसान है लगाना. अच्छा 200 - 15 - 15 170 और 200 - 45 - 6 149. ओपनिंग बीवीज कभी नहीं एज्यूम कर सकते. ओपनिंग बीवीज बराबर नहीं होती क्योंकि डेप्रिसिएशन बराबर नहीं होती. ओपनिंग कॉस्ट एज्यूम कर सकते हैं, कॉस्ट, लेकिन वो भी तब एज्यूम कर सकते हैं जब बिजनेस 2 साल पहले शुरू है. बिजनेस ही 15 साल पहले शुरू हुआ तो 15 साल की डेप्रिसिएशन सवाल देगा ही नहीं हमें. तो ओपनिंग कॉस्ट मैंने दोनों की एज्यूम कर ली 200. अब बीवी कितनी आ गई? 170 149. ये मैं कैलकुलेशन कट के काट दूंगा क्योंकि डबल हो जाएगी ना, उधर भी कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं. अगर मैं कॉस्ट एज्यूम करूं 200, हाँ कॉस्ट दोनों की बराबर होती है ये मुझे पता है. तो इसकी बीवी 170, इसकी बीवी 149. बस जरा अटेंटिव करते हैं साथ वाले को, ये आपने इंश्योर करना होता है क्लास में. 170 और
आप मुझे बताएं, आप मशहूर जमाना रूल लगाना है, लगा लें, इंशाल्लाह टीटीडी ही आएगा ताकि साबित भी हो जाए टीटीडी आ रहा है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, देन इट विल रिजल्ट इन रूल 1 दैट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जी पूछें। हाँ जी, क्या ये वाला करें तो मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। अजम्पशंस लेने की तरफ ना जाएं अगर आपका वैसे गुजारा चल रहा है। मिस्टेक का चांस आपको इसलिए लग रहा है कि ये चीज जिंदगी में पहली दफा हुई है, कल जाके दूसरी दफा हो गया हो, अच्छा ये होता है, तो कल जाके आप लोगों ने रिलैक्स हुए होना है। तो इसलिए चांस तो एरर का तब लगता है जब जिंदगी में चीज पहली दफा पढ़े तो हजम ना हो रही हो। हजम करने का तरीका मैंने आपको बताया, बड़ा आसान है। हाजमूला नहीं लेनी आपने क्या करना है हजम करने के लिए, सिंपल सी बात, ये अकाउंट लायबिलिटी है या लायबिलिटी जैसा है? जैसा है, कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं वैसे इसे, लायबिलिटी जैसा है। तो मेरे सामने सिर्फ रूल 3 और 4 है इस वक्त आंखों के सामने। अब साइन चूज करना है। 30 इज लेस देन, तो 30 इज लेस, ये वाला सिनेरियो है, तो इसलिए यहां रूल लगा ले। मैं कह रहा हूं लॉजिक ना लगाएं। जवाब क्या आ गया? टीटीडी। ऐसे कभी मजबूरी में करना पड़ जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आइंदा आने वाले दिनों में कभी ये मजबूरी हम करेंगे। वैसे ही कभी एक कोई सवाल आ गया था पेपर में। ओके चलें जी आगे। हाँ जी, नहीं मेरा नहीं ख्याल आई कैप पूरा लिख रहा है, देखता हूं जरा मैं। हाँ ये लिखना है आपने। वो ना मैंने आपको बताया था कि ऊपर डिफरेंस के साथ ही एक दफा टीटीडी डीटीडी लिख दें, और आई कैप ये करे टीटीडी के साथ फिर पॉजिटिव साइन यूज करे और डीटीडी के साथ नेगेटिव साइन यूज करे। ये जरा ढूंढिएगा, यहां कोई पास्ट पेपर के सॉल्यूशन आ रहे होंगे। नहीं, ये आपकी किताब में नहीं होगा ना, हम तो आई कैप का सॉल्यूशन जरा देखना चाह रहे हैं। चलें देख लेंगे। नहीं चाहता हूं। आई कैप IS-12 का सवाल तो तकरीबन उसे हर ही अटेम्प्ट में पसंद होता है। IS-12 वो लीज के बगैर उसका दिल ही नहीं चाहता पेपर बनाने को। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस। टीटीडी की जगह उसने पॉजिटिव साइन यूज किया, मैंने आपको बताया था, और डीटीडी की जगह उसने, और इधर उसने एब्रीविएशन यूज कर लिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश ऐसे। लेकिन आने वाले दिनों में रेट चीजों के डिफरेंट हुआ करेंगे, तो हम रेट का कॉलम भी डाला करेंगे, और उसके बाद हर एक को अलग अलग फिर मजबूरी में निकालना पड़ेगा। लेकिन हम तो अभी हर एक को अलग अलग मजबूरी में नहीं निकाल रहे। तो पता ये चला कि वो टीटीडी डीटीडी नहीं लिख रहा, उसकी जगह पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा है। लेकिन हम तो अभी कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं, तो इसलिए हम प्लीज किसी भी किस्म का रिस्क मत लें और साथ टीटीडी भी लिखें और डीटीडी भी लिखें। ओके ये देखें फिर अगेन उसने यही कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और डिफरेंस DTL स्लैश ए। ओके वापस आ जाएं जितने दी। अच्छा अब आखिरी दफा आपको तंग करने के लिए, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी अकाउंट है या कैरी डाउन लायबिलिटी जैसा है? लायबिलिटी के रूल ढूंढें, रूल 3 और साइन ढूंढें, लेस का है ग्रेटर का है? लेस का है। मजबूरी में ये रूल लगा दें। चलें ये बात आज के बाद दफन हो गई, आइंदा इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कभी आई नहीं ऐसे, कोई 10 साल पहले एक दफा आई थी। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आज ये 2 एडजस्टमेंट्स हमने करनी है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस की, एक इंटरेस्ट इनकम की। लेकिन कल वाली नहीं। कल तो ये था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह आप पे कर रहे थे, आपने कोई एसेट बनाने के लिए लोन लिया हुआ था, वो अलग है। क्या बिजनेस एसेट बनाने के लिए लोन लेता है या वैसे भी लोन ले सकता है? तो एक वैसे बिजनेस ने लोन लिया उसकी बात हो रही है, और बिजनेस ने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसकी बात हो रही है। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि जो अकाउंटिंग होती है एक्रूअल, उसमें मैंने क्या बताया था, कितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं एक्रूअल अकाउंटिंग में? अच्छा IFRS वाले हमेशा कौन सी फॉलो करते हैं?
एक्रूअल अकाउंटिंग। और टैक्स वाले अगर दिल चाहे तो कैश, दिल चाहे तो एक्रूअल, कोई पूछने वाला नहीं उनको, दिल चाहे तो कैश, दिल चाहे तो एक्रूअल। एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या होता है, अगर खर्चा है तो या तो वो पे नहीं किया होता, जैसे अक्सर बिजली के बिल साल के आखिरी महीने के पे नहीं किए होते, या कई दफा जज्बात में आके अगले महीनों की पेमेंट भी कर दी होती है। और अगर इनकम कमा रहे हैं हम, मिसाल के तौर पे मेरा घर है, मैंने भाई को किराए पे दे दिया, भाई ने मुझे किराया नहीं दिया, तो मैं कहूंगा रिसीवेबल। अगले साल जज्बात में आके इसने उससे अगले साल का भी किराया दे दिया, तो मैं क्या कहूंगा, अनअर्न्ड। ये एक्रूअल अकाउंटिंग है। और ये कौन फॉलो करता है, ये फॉलो करता है चिट्टीलाल। तो चिट्टीलाल जो है वो हमेशा ही कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेगा, एक्रूअल अकाउंटिंग। तो इस किताब ने क्या जज़ब कर लिया, बिल्कुल गलत। इस किताब ने जज़ब नहीं किया, इस किताब ने ये असरात छोड़े हैं। अजीब बातें करते हैं, अकल भी नहीं लगाते। इस किताब को हम थोड़ी देर फेरेंगे यहां पे, तो ये देखें ये आएगा। तो इस किताब ने कौन सी अकाउंटिंग निकाल दी, चक्की ने एक्रूअल अकाउंटिंग निकाल दी। अच्छा आगे चलें, टैक्स वाले, टैक्स वाले मे बी कैश, मे बी एक्रूअल। सवाल बताएगा, सवाल बताएगा। टैक्स वालों का दिल चाहा तो हो सकता है कैश अकाउंटिंग फॉलो करें, टैक्स वालों का दिल चाहा तो हो सकता है एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें। अच्छा कुछ हमारे हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, उनकी टेंशन नहीं लेनी। ग्रेचुटी की पेमेंट, लीज की पेमेंट, वो हमारे हार्ड एंड फास्ट रूल हैं कि पेमेंट बेस पे ही चलता है। लेकिन इसके अलावा इंशाल्लाह रेंट आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएंगे, नॉर्मल चीजें जो बिजनेस में चल रही होती हैं रोजाना की, उनके बारे में देख लिया करेंगे कि ये किताब कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करी है। हो सकता है ये कैश अकाउंटिंग फॉलो करें, हो सकता है ये एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब ये कैश अकाउंटिंग की दुनिया में आपको ले जाएंगे ना, तो ये आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे आप चांद पे चले गए। कैश अकाउंटिंग की दुनिया कैसे महसूस होगी, जैसे आप चांद पे चले गए। तो जब आप चांद पे चले जाएंगे तो वहां पे ये चारों चीजें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप खुद बहुत बड़े चांद हैं। तो जब आप चांद पे चले जाएंगे, कैश अकाउंटिंग को हम क्या नाम रखेंगे, चांद पे पहुंच गए, पहुंची हुई सरकार। तो हम चांद पे पहुंच जाया करेंगे। चांद की दुनिया में ना रिसीवेबल, ना पेएबल, ना प्रीपेड, ना पेएबल, ना हाइड्रोजन, ना ऑक्सीजन। अच्छा तो चांद की दुनिया में ये चार चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, चांद की दुनिया में ये चार चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स वाले कभी कभी कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें। आज जो मैं सवाल आपको करवाने लगा हूं उसमें टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करने लगे हैं, कैश अकाउंटिंग। चलें जी एनओटी ही कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा संडे कहां गया। अच्छा भाई ये बात सुन लें, और पक्की ठक्की बात है। आप लोग अभी अगर कभी घर में ऐसे बैठे होते हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आधा आधा, पौना पौना घंटा, घंटा घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपने अगर अपने हाथों के अंदर मोबाइल पकड़ा हुआ है, गूगल, यूट्यूब, पता नहीं क्या 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 गेम्स, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। और मेरे भाई सिर्फ दुनिया का आपका नुकसान नहीं हो रहा, ये बात पक्की ठक्की है, अल्लाह को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो सवाल पूछे जाने उनमें एक ये सवाल भी है कि जवानी कहाँ गुजारी। तो इसलिए मेरे भाई खुदा के लिए कोई होश के नाखुन ले लें, और प्लीज़ अपनी ज़िंदगी और अपनी जवानी को ज़ाया मत करें। और मड़ा इधर देख, यूटिलाइज करें इसको, ठीक है। तो खुदा के लिए इस बात को कहीं रजिस्टर के शुरू में लिख लें। वक्त बहुत कीमती चीज़ है। गाड़ी गुम हो जाए सुने लोग दोबारा भी खरीद लेते हैं, पैसे चले जाएं दोबारा कमा लेते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है टाइम, अगर आप खो जाए आपका टाइम, आप जो मर्जी कर लें, ऐसे बाजू मारें, सर मारें, जो मर्जी करें, दिन रात एक कर दें, वो टाइम दोबारा नहीं आता। तो खुदा के लिए टाइम की कीमत के एतबार से कोई किताब खरीद के रख लें, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की कीमत, और उस किताब को रोजाना जो है वो पढ़ा करें। मुझे कहते हैं तो मैं ढूंढ देता हूं। हाँ नहीं, वो 5 मिनट जरूरी है रोजाना, उसके लिए 5 मिनट जरूरी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं वक्त की कीमत के एतबार से कोई किताब जो है वो ढूंढ दूं।
मैं किसी को कह भी देता हूं कि वक्त की कीमत, वक्त की कहने तो दो, जाने। अब मुझे भूल गया तो भूल गया, हम कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर कभी, ये यहां तक नोट कर लिया आपने, अगर कभी हम बैंक से लोन लें तो हम तो इंटरेस्ट हमेशा रिकॉर्ड कर रहे होंगे एक्रूअल अकाउंटिंग के मुताबिक, और अगर कभी हम बैंक में पैसे इन्वेस्ट करें तो हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे होंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक। टैक्स वालों को देखेंगे वो क्या कहते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2010, हमारा साल शुरू होने के 3 महीने बाद गैलेक्सी ने लोन लिया ऑफ 25 मिलियन। गैलेक्सी ने 25 मिलियन का लोन लिया एट 8%। दो वाकयात सिर्फ आपको सुना देता हूं। एक दफा एक टैक्सी वाला था, किसी दूर के इलाके से हमें लेके आया पिंडी, 3-4 घंटे थे, तो कॉन्टिन्यूसली मैंने उसको जिक्र करते हुए पाया, नॉन स्टॉप, कोई 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। यानी इतना वो, जब जो उधर कर सकता था ये कर सकता था ना, अब तो कुरान की तिलावत तो नहीं कर सकता गाड़ी चलाते हुए। और फिर एक दफा एक साहब कटिंग करवा रहे थे और साथ साथ मुसलसल उनके होंठ हिल रहे थे। तो जिन्होंने वक्त को कीमती फिर बनाना होता है ना, तो वो जिंदगी का 1 सेकंड भी जो है वो जाया नहीं जाने देते। और जिन्होंने फिर नहीं करना, वो मोटरसाइकिल पे जाके देख लें, इधर खड़े होंगे लोग, उधर मोटरसाइकिल पे जाके देख लें, खड़े होंगे मस्जिद के बाहर कुल्फी वाले के पास 10-10 मिनट खड़े रहते हैं। तो हालांकि कुल्फी चलते चलते भी खाई जा सकती है, उधर खड़े होकर कुल्फी खा रहे होते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, आज ही दिखाऊंगा जी। यानी कि ना, ऑन 1 अप्रैल 2010 तो गैलेक्सी लिमिटेड ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 25 मिलियन एट 8%। आप जरा सोच के बताएं कि क्या पूरे साल का इंटरेस्ट खर्चे में बुक होगा या आईएफआरएस वालों की नजर में 9 महीने का इंटरेस्ट खर्चे में जाएगा? 9 महीने का इंटरेस्ट खर्चे में जाएगा। इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स। इंटरेस्ट किस में पे किया जाता है? एरियर्स में, यानी बाद में। ऑन 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बाद, एंड 31 मार्च, और फिर अगले 6 महीने बाद, ईच ईयर। एज्यूम दैट, टैक्स वाले कहते हैं ना, टैक्स वाले क्या कहते हैं छोड़ो भी, अभी आप सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट हम बना लेते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनेगा। टैक्स वाले क्या कहते हैं वो देख लेंगे फिर। जी एक मिनट, इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा, इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा, और एक लाइन और आ जाएगी। टी अकाउंट बनाने लगे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 5। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट इधर बना लेते हैं, खुला खुला, इनकम अकाउंट उधर बना लेंगे। ये जो अकाउंट होते हैं ना एक्रूवल्स वाले, पहले इनका ना फॉर्मेट देख लें। चलें फॉर्मेट छोड़ें, पहले जरा जबानी बना के देखते हैं, शायद आपको फॉर्मेट वैसे ही याद आ जाए, फिर एक फॉर्मेट देख लेंगे। इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स ऑन 30 सितंबर। 6 महीने का इंटरेस्ट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट हमने कब पे किया? 30 सितंबर को। तो पेमेंट शो करें जी, पेमेंट, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, 30 सितंबर 2010 को लोन कितना? 25 मिलियन, साल का इंटरेस्ट 8%। मुझे कब से कब तक का चाहिए? अप्रैल से, फिर अक्टूबर से मार्च तक का या अक्टूबर से दिसंबर तक का, वो अलग बहस है, वो बाद में कर लेंगे। फिलहाल अप्रैल से सितंबर तक का, जरब 6/12। जब सिंपल लोन दिया हो और उस पर परसेंटेज लगा रहे हो तो फिर ऐसे नहीं सोचना लीज की तरह, बस लोन है, लोन पे ही नहीं हो रहा, बस साथ साथ बस इंटरेस्ट उस पे हो रहा है जी। कितना? 1। ये पहली पेमेंट होगी हमारी इंटरेस्ट की 6 महीने बाद। ये इंटरेस्ट पर एनम कैसे? सवाल साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट रेट पर एनम होगा। अच्छा, अगली बात, क्या मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 2010 का बना रहा हूं या 11 का भी? 10 का। आप बताएं अगली पेमेंट कब है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को पे होने। लेकिन क्या मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लोन इस्तेमाल किया तो उस पर इंटरेस्ट बनता है? थोड़ा सा सोच के बताएं, क्लोजिंग पेबल है या ये ओपनिंग पेबल है? क्लोजिंग पेबल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इंटरेस्ट दिसंबर में पे नहीं हुआ, बल्कि अगले साल मार्च में पे हुआ।
अब मुझे बताएं मैंने कितने अरसे का इंटरेस्ट बुक करना है? अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का लोन 25, रेट जरब 0.5 का नाम, पेड नहीं 31 दिसंबर क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग कैरी डाउन भी कह सकते हो, क्लोजिंग पेएबल। एक मिनट, क्या आप एग्री करते हैं कि क्लोजिंग पेएबल्स इधर आते हैं और ओपनिंग पेएबल्स इधर आते हैं? तो ये क्लोजिंग पेएबल आ गया। और अल्लाह का शुक्र है P&L में 9 मंथ्स का ही जाना चाहिए P&L में। तो P&L या एक्सपेंस जिसे मैं कह सकता हूं वो कितना है 1 पॉइंट, लेकिन पेमेंट खर्चा 1.5, पेमेंट 1। अच्छा अब मुझे बताएं क्या खर्चे पेएबल ये आपको ग्रेच्युटी की तरह का काउंट नहीं लगा? ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, ग्रेच्युटी एक्सपेंस, पेड, उस तरह का अकाउंट है। नोट कर लो। आप सवाल पूछो। 24 के ऊपर हाँ भाईजान, प्रिंसिपल पे नहीं हो रहा, पे इंटरेस्ट हो रहा है। अगर साथ साथ प्रिंसिपल पे हो रहा होता तो फिर मैं 25 माइनस फिर वो प्रिंसिपल होता, फिर वो इंटरेस्ट ना होता। प्रिंसिपल की पेमेंट अलग से बताएगा वो। इसको नीचे कर दो। नहीं वैसे मुझे तो नहीं लग रही, लग रही होती है, कल परसों लग रही थी, आज तो नहीं लग रही। अच्छा मोहतरम अब इधर आए। हमारा साल कौन सा है अगला? लोन कब लिया? 1 अप्रैल को। पहला इंटरेस्ट का पे किया 30, अगला 31 मार्च। अच्छा मुझे ना जरा पेमेंट्स दोबारा प्लॉट करवा दें। एक पेमेंट यहां होगी इंटरेस्ट की और एक पेमेंट यहां होगी इंटरेस्ट की। अब मुझे बता दें जब ये पेमेंट होगी तो मैं क्या एंट्री करूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, ये कैश चला जाएगा मेरे पास। लेकिन ये जो 3 महीने का है, इज इट पेड एट ईयर एंड और पेएबल इन नेक्स्ट ईयर? फ्यूचर का पेएबल कभी बुक नहीं करते। यहां खड़े होकर देखते हैं पास्ट में कितने महीने लोन इस्तेमाल किया। तो यहां खड़े होकर बताएं पास्ट में कितने महीने लोन इस्तेमाल किया। तो 3 महीने का, जैसे बिजली के बिल होते हैं। अब अगर मैं यहां बिजली के बिल वापडा को 6 महीने के पे कर रहा हूं तो यहां खड़े तो मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए लायबल फील कर रहा था ना। अब फॉर्मेट अकाउंट का क्या हुआ करेगा? पहले आप उठ जाएं, पहले आप कैश की फिगर डाला करेंगे, उसके बाद आप क्लोजिंग पेएबल या प्रीपेड निकालेंगे। प्रीपेड भी हो सकता है, आने वाले दिनों में आएगा। पहले क्या डालेंगे बोले? कैश की फिगर। कैश की फिगर अकाउंटेंट भूलता नहीं, वो आपने डाल देनी है फौरन। पहले कैश डालेंगे, कैश के बाद क्लोजिंग पेएबल या फिर क्लोजिंग और बैलेंसिंग फिगर P&L। वैसे इस सवाल में इतना डेटा था कि P&L की फिगर वैसे भी निकल सकती थी। 25 इंटू 8% इंटू 9/12 P&L की फिगर वैसे भी नहीं। सवाल में डेटा अच्छा खासा अवेलेबल है। इंटरेस्ट प्रीपेड नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई एक्सपेंस आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है जो प्रीपेड हो। इंटरेस्ट प्रीपेड नहीं होता, सही कह रहे हो। चलें जी, अब आप हजरात, ये चैलेंज है हमारा अगला कि हम देखें कि हमारा सवाल के अंदर जो अच्छा एक आप अकाउंट बनाए ना, एक अकाउंट बनाएं। लोन लिया 1 मार्च को 200 रुपए, इंटरेस्ट क्वार्टरली पे होना है और ऑब्वियसली इसमें एडवांस का चक्कर नहीं होता। इंटरेस्ट क्वार्टरली पे होना है और रेट है इसका 20% पर एनम। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बना दें, जल्दी करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बना दें। इसलिए कि 2010 के शुरू में तो लोन नहीं लिया हुआ था। ठीक है, लोन लिया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को लोन लिया ना। ये जो आ रहा है मतलब ये तो ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। नहीं सर, कैसे ओपनिंग बनेगा? क्यों? ये तो एक्सपेंस नेचर अकाउंट है ना, इसकी तो ओपनिंग क्लोजिंग होती नहीं है। आप पेबल लिख लो ऊपर नाम, इसका नाम ऊपर पेबल लिख लो। ठीक है,
जो मर्जी नाम लिख लो, जल्दी अकाउंट। हाँ दूसरा पार्ट शुरू कर देना, मैं आता हूँ तो। हाँ हाँ जी, हाँ जी करवा दो।